नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने एक बार फिर से लौटा हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक इस तरह का टॉपिक होने वाला है कि जिसके बारे में सबको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानोगे इसके लक्षण क्या होते हैं और ये किस तरह का बीमारी होती है, उसके बाद ही अपन इसका इलाज कर सकते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे, हिंदी में जिसको गठिया वाई भी अपन बोलते हैं। तो आज इसी पे पूरा चर्चा करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एग्जैक्टली हम लोग ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, कौन कौन सी दवाई गोली देते हैं, कितनी डोज होती है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे अपन। अपन की मेन चर्चा करेगी कि कैसे इसको हम डायग्नोस करते हैं और आपको कैसे पता लगेगा कि आपको गठिया वाई के लक्षण आ रहे हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज अपने टॉपिक से। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हिंदी में गठिया वाई बोलते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में आपको इसमें जो आपके जितने भी जोड़ होते हैं, खासकर छोटे जोड़, जैसे उंगली के हो गए, है ना, आगे उंगली के हो गए, हथेली के हो गए, ठीक है, कोहनी के हो गए, नीचे पैर में टखने वगैरह के हो गए, इन सब जोड़ों में ऐंठन होने लगती है। ठीक है, ऐंठन होने लगेगी, सूजन आ जाएगी। ऐंठन को हम स्टिफनेस बोलते हैं, तो जॉइंट स्टिफनेस आएगा, सूजन आएगी, स्वेलिंग रहेगी, टेंडरनेस रहेगी, दर्द रहेगा, सूजन हो जाएगी ऐसे जोड़ों पर। रेडनेस भी हो सकती है, गर्म भी जोड़ हो सकते हैं और लाल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लक्षण इसके गठिया वाई के रहेंगे। खासकर जो लक्षण है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो लक्षण रहेगा आपके जोड़ों में दर्द के साथ ऐंठन रहना। तो वो अगर आपका सिम्टम आ रहा है, वो लक्षण आपका है, क्योंकि छोटे जोड़ों में है, बड़े जोड़ों में तो बाद में जाके होता है, लेकिन छोटे जोड़ों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटे जोड़ों में इस तरह का हो रहा है दर्द, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण हम इसको कह सकते हैं। पर केवल क्या यही ज़रूरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए कि गठिया वाई हम कह सकें? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये केवल एक लक्षण में आता है। ठीक है, इस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। और साइन में या फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, या आपको भी ये देखने को मिल सकता है अगर आप इसका इलाज नहीं लेते गठिया वाई का, और लंबे टाइम तक आपका ये रहता है गठिया वाई, तो ये जो आपके हाथ वगैरह होते हैं इसमें डिफ़ॉर्मिटी होती है। डिफ़ॉर्मिटी क्या होती है? डिफ़ॉर्मिटी जैसे शेप चेंज हो जाना जोड़ का। ठीक है, सपोज़ ये जोड़ इस तरफ झुक गया, इस तरफ चला गया, हथेली का जोड़ इस तरफ या इस तरफ चला गया, अंगूठे का जोड़ अंदर की तरफ चला गया, तो ये सब हो सकता है और इसी को हम डिफ़ॉर्मिटी कहते हैं। बहुत अलग अलग तरह के डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं, पर आपको उस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से लंबे टाइम तक रहता है तो ये चीज़ डिफ़ॉर्मिटी में टर्न हो सकती है। डिफ़ॉर्मिटी मतलब आपकी जो है हाथ वगैरह जो भी जोड़ वगैरह उनका थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल शेप हमारे हाथों का होता है वो नहीं रहेगा, जॉइंट का कुछ और, जैसे ड्रिफ्ट वगैरह आ जाएगा, कालना ड्रिफ्ट, रेडियल ड्रिफ्ट, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो ये डिफ़ॉर्मिटी आपको देखने को मिल सकती है। देखने में तो हमें आपको भी दिखने को मिलेगा कि जोड़ में आपके लाल हो रखे हैं, सूजन ना रखी है, वो आपको पता लग जाएगा दिखने पे। तो ये तो इसके लक्षण होते हैं। तो पहले इसका लक्षण जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता रखना कि अगर ये लक्षण है तो हमें गठिया वाई हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इलाज इसमें ज़्यादा ज़रूरी तब है जब आप दिखाने आ रहे हो, उसके बाद फर्दर आपको इलाज चाहिए। और इस बात में मैं हाईलाइट ही करना चाहूँगा कि इसका इलाज लें आप, कंटिन्यू लेना है आपको। आपका इलाज एक बार चालू हो रहा है या आपको प्रूव हो गया गठिया वाई है, तो उसको प्लीज़ कंटिन्यू रखें। जिससे भी दिखा रहे हैं आप उससे कंटिन्यू रखें। बीच में दवाई गोली अपनी मर्ज़ी से लेना ना छोड़ें, क्योंकि ये रिलैप्स कर जाता है। आपने दवाई गोली लेना बंद करोगे तो फिर ये दोबारा से चालू हो जाएगा और फिर दिक्कत आपकी ये चीज़ की बढ़ सकती है। तो ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आपने जब भी थेरेपी स्टार्ट करी है, जब भी आपकी दवाएँ गोली चालू हुई है, तो उसको आपको प्लीज़ कंटिन्यू करें, बीच में बंद ना करें, कंटिन्यू लेनी है। जो भी डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हो उससे ही टच में रहें। ऐसा भी नहीं है कि आप मल्टीपल डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हो तो उसमें भी डोज ऊपर नीचे होती है, तो इस तरह की चीज़ें ना करें। सिंगल डॉक्टर को पता रहता है कि आपको कितना कितना डोज चल रहा है, उसको कैसे उस डोज को टेपर करना है और कितना कितना डोज कब कब देना है। तो ये चीज़ आप ना करें। जो दवाई गोली है कंटिन्यू रखें, बीच में छोड़े ना, एकदम एग्जैक्टली कंटिन्यूस रखें। ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। और जब डायग्नोस हो जाए तो उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, है ना, क्योंकि आगे चल के दिक्कत भी कर सकता है अगर आप इलाज नहीं ले रहे, तो डिफ़ॉर्मिटी वगैरह चीज़ें आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरे को हाईलाइट करनी थी कि आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। होता क्यों है? इसकी ईटियोलॉजी ऑटोइम्यून होती है। बॉडी की जो अपनी शरीर की सेल्स होती हैं वो खुद की शरीर की सेल्स को ही मारने लगती हैं, ऑटोइम्यून इसको बोलते हैं। तो खुद की शरीर की सेल्स को मारने लगती हैं, तो इसी चीज़ को ऑटोइम्यून कहा जाता है कि खुद की बॉडी सेल्स ही खुद की बॉडी सेल्स को अटैक करने लगे।
तो ऑटो इम्यून है तो आपके लिए खास जानकारी इसमें कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मली ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था क्यों होता है। मेन चीज़ अब आगे हम बढ़ते हैं, ये तो हमारे लक्षण हो गए। लक्षण के अलावा हमें इलाज क्या लेना है उस पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इससे पहले एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा, लक्षण आप जान लो, लक्षण मैंने बता दिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। ऐंठन वगैरह अगर आपको हो रही है तो ये चीज़ आपको हो सकती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो ज़रूर दिखाएं आप डॉक्टर को जाके, ठीक है। आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने हाईलाइट कर दिया इस चीज़ को, समझ आ गई होगी आपको चीज़ कितनी ज़रूरी है आपको दिखाना। उसके बाद आते हैं हम इलाज पर। घर बैठे आप क्या इलाज कर सकते हो, हम हमेशा इसी ऑर्डर में चलते हैं, तो घर का इलाज मैं बता देता हूँ। घर में करने के लिए कुछ खास नहीं है, पर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो ले ही सकते हो। जैसे पहला है कसरत, जॉइंट्स की कसरत कर सकते हो ताकि जॉइंट्स में ऐंठन ना रहे। जॉइंट्स को मूव कर सकते हो, अंगूठे वगैरह सभी को, कलाई को, कोहनी को, कंधे को, घुटने को, टखने को, इन सभी को आप मूव कर सकते हो ताकि इसमें ऐंठन ना रहे, ऐंठन खुल जाए इस चीज़ की। दूसरा आता है कि जो आपकी हॉट और कोल्ड फॉर्मेंटेशन आप कर सकते हो, यानी गर्म और ठंडे का सेक आप कर सकते हो ताकि आपको घर बैठे इन जॉइंट्स पे, इन जोड़ों में आराम मिले। तीसरा होता है दर्द की दवाई आप ले सकते हो, दर्द की दवाई आपको दर्द में आराम देगी। 3 से 4 चीज़ें तो आप घर पे कर ही सकते हो। इसके अलावा भी आप चीज़ें कर सकते हो, स्प्लिंट्स वगैरह आते हैं जो कि आपको जॉइंट मान लीजिए शिफ्ट हो गया तो उधर लग सकते हैं। जो स्प्लिंट क्या होते हैं, पट्टे होते हैं एक तरीके के जो कि आपके जॉइंट को सपोर्ट देते हैं और आपकी जो दर्द वगैरह है, इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं, उस तरह की जो दिक्कत है उसको सपोर्ट दे के रखते हैं ताकि सूजन वगैरह भी इससे कम हो पाए और इससे जो आपका दर्द वगैरह भी थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले। ये भी चीज़ हमने पहले डिस्कस कर रखी है। तो 3 से 4 चीज़ें आप घर पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको डाइट पर अपने ध्यान रखना है। डाइट में सभी प्रकार की चीज़ें, आई थिंक डाइट में हमने बहुत अच्छे से बात कर रखी है, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो वो आप ध्यान रखें। सभी तरह की चीज़ आप ले सकते हैं। अगर आप शुगर वाले मरीज़ हैं तो शुगर के हिसाब से डाइट लेंगे आप, तो ये सब आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको आते हैं हॉस्पिटल के, यानी कि आप किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, तो क्या इलाज मिलेगा आपको। तो हम आपकी पहले जांचें कराएंगे। ये जांचें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, ये स्पेसिफिक जांचें होती हैं गठिया बाई के लिए, जिसमें आर ए फैक्टर, CBC, SR, CRP, NTCCP इस तरह की जांचें कराई जाती है और कन्फर्मेशन लिया जाता है कि आपको रूमेटॉइड है भी कि नहीं, है ना, गठिया बाई है कि नहीं है। तो ये देखिए, मान लीजिए आपका कंफर्म हो गया ये जांचें कराने पे कि गठिया बाई है, तो आगे इसका ट्रीटमेंट हम चालू करेंगे। ट्रीटमेंट में बहुत तरीके की ड्रग्स हैं, स्टैंडर्ड ड्रग्स भी हैं जो दी जाती है, लंबे टाइम तक दी जाती है। तो उसमें जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, डोजेज वगैरह सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब टेक्निकल चीज़ आ जाती है, आप लोगों की काम की नहीं है, वो हम आपको जो बताएंगे वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ओनली मैं नाम ले लेता हूँ कुछ ड्रग्स के, जैसे मिथोट्रेक्सेट होते हैं, सल्फासेलेजिन, हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोक्लोरोक्विन। उसके अलावा स्टीरॉइड्स आते हैं, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट के साथ हम यूजुअली फोलिक एसिड वगैरह देते हैं ना, क्योंकि मिथोट्रेक्सेट से फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो वो साथ में थेरेपी कंटिन्यू रहती है और ये थेरेपी लंबे टाइम के लिए रहती है, ठीक है। स्टार्ट हम हो सकता है कि आपको बहुत ऊंचे डोज से करें और फिर धीरे धीरे हम टाइम टाइम पे आपके सैंपल्स वगैरह, आपके इन्वेस्टिगेशन दोबारा करा के देखें और हमें लगता है तो हम उसको टेपर कर सकते हैं। टेपर मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे डोज जो है हम आपकी डिक्रीज़ कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके जो मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जो जाँचें हैं वो लगभग ठीक आ रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो हम उसको टेपर करेंगे। फिर से मैं हाईलाइट करूँगा, हम ट्रीटमेंट कभी बंद नहीं करते हैं, है ना, बिकॉज तो इम्यून डिसऑर्डर है, ये दोबारा से वापस लौट सकता है, रिलैप्स कर सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट हम लंबे टाइम तक चला के रखते हैं। हाँ, डोज ऊपर नीचे हम कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है सब सही चल रहा है। खासकर स्टीरॉयड की डोज हम जो है वो उसको बारी बारी से टेपर कर सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा से स्टार्ट करें, धीरे धीरे कम करें, या हमें लगता है तो धीरे धीरे बढ़ाना भी पड़ेगा अगर जाँचों में आपकी चीज़ें रूमेटॉइड की चीज़ें बढ़ी हुई आ रही है तो, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल इलाज मुझे हाईलाइट करना था। घर का इलाज मैं इसमें बता चुका आपको कि घर के इलाज में आपको क्या करना है। घर के इलाज में आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलेगा, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी आजकल की दवाएं हैं, इसको डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटीबायोटिक ड्रग्स बोलते हैं। आजकल इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया है, आजकल बायोलॉजिक्स भी आ गए हैं जो बहुत महंगे महंगे इंजेक्शंस आते हैं। अगर एडवाइस कर रहे हैं आप तो वो भी लगा सकते हैं, वो हम बताएंगे कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। थोड़े से कॉस्टली होते हैं ये दवाएँ, थोड़ी सी इकोनॉमिकल होती हैं, सस्ती होती हैं, तो मोस्टली हम दवाइयों पे स्टार्ट करते हैं। और जब हमें लगता है वाजिब कि हम बायोलॉजिकल्स वगैरह, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह दे सकते हैं, तो भी हम आपको बताते हैं। वो थोड़ा सा हायर साइड पे होते हैं, कॉस्टली साइड पे होते हैं, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल साइड पे होती है। तो मोस्टली हमारा टैबलेट्स वगैरह में ही काम हो जाता है। और इसके अलावा मैंने आपका इलाज भी आपको सभी तरह का बता ही दिया। बाद में जब आप आ रहे हो, फॉर एग्जांपल महीने बाद बार फॉलोअप है, या 1.5 महीने 2 महीने बाद फॉलोअप है, मिनिमम इतना ही टाइम में आप लगते हैं,
तो इसमें हो सकता है हम स्टार्टिंग में स्टेरॉइड्स आपके चलाएं और फिर धीरे धीरे हम आपके CBC, CRP जैसी जाँचें करके देखें कि मामला अंदर क्या चल रहा है और धीरे धीरे आपको बताते जाएँ। ठीक है, ये तो था घर का घरेलू इलाज। और घरेलू के बाद जो हॉस्पिटल में क्या इलाज कर सकते हैं आप।